देख रहे लोटस टीवी ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਭੁਤ ਭਾਰਤ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 765 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸੰਡੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। वैसे आप सारी दुनिया में भी देख सकते हो, जस्ट लॉग ऑन kanchitv.co.uk तो इनू यूट्यूब के चैनल धन भीमा धन के उत्ते भी देख सकते हो। जदों भी तुहाडा दिल करे, जदों तुहाडे कोल टाइम होवे उदों देख सकते हो। तो आप जी नूं बेनती है कि प्रोग्राम नूं लाइक करो, शेयर करो अते सबसक्राइब भी करो। असीं आप जी दे बहुत धन्नवादी होवांगे। और आप सब नूं बेनती है कि जेकर आप लोटस टीवी नूं साथ ते सहयोग देना चाहते हो, जेकर आप फाइनैंशियल सपोर्ट करनी चाहते हो तो अपने टीवी ते चल रही इन्फॉर्मेशन नूं फॉलो करो, दान करो। प्रोग्राम नूं चलदे रखण दे लई तुहाडे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। असीं आप जी दे बहुत तहे दिलों धन्नवादी होवांगे। तो एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, लोटस टीवी अपने आए मेहमानों का तहे दिलों सत्कार करता है। आए मेहमानों का विचार जो हैं वो उन्होंने अपने विचार हैं, उन्होंने नाल लोटस टीवी का या मेरा या डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी का सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लोटस टीवी ने आपने प्रोग्राम ऑन किया। असीं आप जी दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। थैंक यू वेरी मच। सो अज लोटस टीवी के दर्शकों के नाल जो साडे कोल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हैं जो आप जी दे नाल साझियां करनी बहुत ज़रूरी हैं। अज लोटस टीवी के दर्शकों नाल मैं सब तो पहला एक दुख भरी खबर साझी करनी चाहता हाँ। डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी के अणथक सेवादार अते कमेटी के लाइब्रेरी के इंचार्ज अते मानयोग हरमेश जसल जी के माता जी बीबी बचनी जी जो कि 26 सितंबर नूं सानूं सदा लई सदीवी विछोड़ा दे गए हैं। सो जिस तरह के बुद्ध धम्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਟਸ टीवी की सारी टीम हरमेश जसल जी के परिवार के नाल खड़े हाँ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਸੰਘ ਦੀ ਇਨਕੰਪਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਚਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਪੰਧੀ ਬਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जिस तरह आप सब जानते हो कि हर महीने के फुल मून डे का अपना इतिहास है और अपनी विशेषता भी है। अगला फुल मून डे जो कि 17 अक्तूबर थर्सडे वाले दिन बड़ी श्रद्धापूर्वक वुलवरहैम्पटन बुद्ध विहार में शाम को 7 बजे मनाया जाएगा। आप सब नूं बेनती है कि थर्सडे 17 अक्तूबर को शाम को बुद्ध विहार जरूर पहुँचो, आप ते अपना योगदान पाओ। इस दे नाल ही बुद्ध धम्म विच सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कथीना का फैसटीवल है। इस साल का कथीना फैसटीवल की सेवा डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी के बहुत ही सत्कारयोग मैंबर मदन कौल जी के परिवार वालों सेवा ली गई है, जो कि 20 अक्तूबर दिन संडे ਨੂੰ बड़ी ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ भरपूर ਅਤੇ रोमांचक होगा, क्योंकि अज असी बुद्ध
ਧੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਜਨੀਏ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਦੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਰ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਵੈਨੇਬਲ ਭੰਤੇ ਧੰਮਨਾਗ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ। ਸੋ भंते जी, आप जी का लोटस टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपका भी लोटस टीवी के ऊपर में स्वागत, और लोटस टीवी के सभी दर्शक जो यूके यूरोप के हैं उन सभी को इस टीवी के माध्यम से मेरी ओर से बुद्ध धम्म संघ की शुभकामनाएं, मंगल मैत्री, शुभ आशीर्वाद। थैंक यू। जो सानू भंते जी अज सानू सम्राट अशोक दे युग तो लैके मध्यकाली ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੰਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਮੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਸੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਭੰਤੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਬੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ सम्राट अशोक ने की कोई भूमिका निभाई? जी, जनरली सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध गया महाबोधि विहार का निर्माण ये सम्राट अशोक के शासन काल में ही हुआ। और सम्राट अशोक ने इस बुद्ध गया स्थान का निर्माण क्यों किया? क्योंकि अगर हम गहराई से देखें तो कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक पूरी तरह बदल चुके थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में जब वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे तो तब उन्हें बुद्ध गया का वो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति का स्थान, वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये तो बुद्ध गया का वो बुद्ध का स्थान है जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी। तो सम्राट अशोक ने उस स्थान के ऊपर में सारे बौद्ध अनुयायी के लिए एक ज्ञान का केंद्र और भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का स्थान का परिचय देने के लिए वहाँ पे विहार का निर्माण किया। और ये सम्राट अशोक के समय हुआ। सम्राट अशोक का जो शासन काल था वो ईसा पूर्व यानी 268 टू 232 तक था। यानी लगभग इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो सम्राट अशोक का शासन काल सिर्फ और सिर्फ 36 साल का था जी। और 36 साल के शासन काल में सम्राट अशोक ने जो काम किया शायद ही दूसरा कोई सम्राट कर सकेगा जी। सम्राट अशोक के समय बुद्ध गया ਨੂੰ बुद्ध ਧੰਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ? अशोक ने इस स्थल को भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल बनाकर बौद्ध अनुयायी के लिए ये ऐसी स्थान बनाया जहाँ बौद्ध अनुयायी जाकर बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे, पालन करते थे, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। बुद्ध गया सिर्फ एक स्थान न होकर वो उस समय का बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का एक केंद्र बना और ऐसी मजबूती से बना कि ये स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए ध्यान, साधना, प्रेरणा का स्थान बन गया। अशोक ने बौद्ध गया
में बौद्ध धर्म मूल रूप से संदेश को संरक्षित किया जो भगवान बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी। तो अगर हम उसके और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो अशोक काल ने ही यानी 84,000 शिलालेखों का निर्माण भी किया जी। अशोक ने, और वो 84,000 शिलालेख है ना जी अशोक के समय हुए, जिसके वजह से आज हम बुद्ध धम्म इस 2024 में देख रहे हैं। तो इसका सारा क्रेडिट अगर सबसे पहले किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक को जाता है, और उसके वजह से आज हम बुद्ध के बारे में, उनके धम्म के बारे में और संघ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट अशोक की वजह से। इसका मतलब बंदे जी यही हो गया कि सब तो ज्यादा जो काम किया तो सम्राट अशोक दे वक्त ही ज्यादा सब तो ज्यादा सबसे ज्यादा काम हुआ अशोक सम्राट के समय ही हुआ जी। और अशोक सम्राट दे बाद मौर्य साम्राज्य दे पतन तो बाद शुंगा राजवंश आया जो कि ब्राह्मणवादी राजा सी जी। पर उन्होंने बुद्ध गया ਨੂੰ पूरी तरह तबाह नहीं किया कि उसने बुद्ध धर्म ਨੂੰ नष्ट किया ਜਾਂ ਕਿਸੇ तरह उन्हें नुकसान पहुंचाया। वैसे तो अगर शुंग वंश के बारे में हम बहुत सी जानकारी हम मिलती है, इतिहासों में मिलती है। शुंग वंश का जो शासन काल था वो ईसा पूर्व यानी 187 टू 73 के बीच का इसका शासन काल था। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ यानी अशोक साम्राज्य जब खत्म हुआ तब शुंग वंश का उदय हुआ जी। और जब शुंग वंश का उदय हुआ तो शुंग वंश ये ब्राह्मणी संप्रदाय का या फिर ये कहे कि वो ब्राह्मणी विचारधारा का था, और शुंग वंश ने बौद्ध धम्म के प्रति उतनी कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई जी। जितनी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति रुचि बताई, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति उतनी कोई खास रुचि नहीं बताई। शुंग के शासनकाल में कुछ हिस्सों में बुद्ध धर्म को क्षति पहुंचाई गई जी, लेकिन पूरी तरह उन्होंने भगवान बुद्ध के वो ज्ञान के स्थान को, जिसे आज हम महाबोधि महाविहार कहते हैं, उसको पूरी तरह नष्ट नहीं किया। उसके पीछे और भी कई राजनीतिक सामाजिक जी कारण थे, जिसके कारण शुंग पूरी तरह बुद्ध गया को नष्ट नहीं कर पाया, या कहे कि उस विहार को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया और उसको संरक्षित रखने की कोशिश की, और कोशिश की, मगर बुद्ध धर्म का प्रभाव उस समय जी कम होने लगा जी, बहुत कम हुआ। यानी इतना कह सकते हैं कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार इसलिए नहीं किया कि उसके पीछे उसकी राजनीतिक मंशा कुछ और थी जी। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो उसकी राजनीतिक मंशा कुछ और थी। तो अगर हम उसके पूरे सब्जेक्ट में जाएंगे तो शायद आज का समय हमें कम जाएगा, मगर उसके पीछे राजनीतिक मंशा थी जी। इसका मतलब बनते जी यही हो गया कि बहुत और एक एक्सपर्ट था, बहुत चालाक राजा था, उसने अपनी प्रजा के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया। क्योंकि ऐसी भी कह सकते हैं, ऐसी भी कह सकते हैं, है ना? ऐसी भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, जी। लेकिन उसने अपनी प्रजा को भी खुश रखा। एक अच्छा राजनीतिक वही एक सही है कि शुंग राजवंश दे राज विच बुद्ध गया दी की हालात सी कि शुंग राजवंश ने महाबोधि विहार का समर्थन किया। जैसे कि शुंग ये ब्राह्मणवादी सोच का था, उन्हें ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना की थी। इसके बावजूद उनने बुद्ध गया को पूरी तरह नष्ट नहीं करने के पीछे जी। उसके काफ़ी रीजंस हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं। जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में काफ़ी कुछ शुंग वंश के बारे में लिखते हैं। वंश ने बौद्ध धर्म का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन उसके समय बुद्ध धर्म का प्रचार बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो पूरी तरह रुक चुका था, नष्ट नहीं किया मगर बढ़ने भी नहीं दिया।
और जितना ज़्यादा वो ब्राह्मणवादी सोच विचार का था, तो उसकी यही सोच थी कि सबसे ज़्यादा अगर हम प्रमोट करें तो ब्राह्मणवादी विचारधारा, ब्राह्मणी धर्म को प्रमोट करने की कोशिश करें, और यही शुंग वंश ने किया। ये बात है कि शुंग राजवंशी ब्राह्मणवादी होने के बावजूद उन्होंने बोधि पवित्र स्थानों ਨੂੰ क्यों संभाली रखा? शुंग वंश ब्राह्मणवादी था, मगर उसने बुद्ध या फिर बुद्ध धर्म को संरक्षित रखने की जो उसके पीछे के जो कारण थे वो स्वाभाविक कारण थे कि कोई भी राजा जब किसी भी राज्य को चलाता है तो वो उनके प्रजा को देखता है, उसके बहुमत को देखता है कि कितनी परसेंटेज प्रजा उसके साथ, उसके विचारों के साथ में है। बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो आज के हालात, अगर हम देखें आज की भी राजनीतिक हालात, तो वो भी शुंग के राजनीतिक हालात से मेल जोल खा सकते हैं जी, और उसी तरह से है। लेकिन शुंग की जो राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी, वो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसने बुद्ध धर्म को उतनी यानी प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जी। और उसी के समय बुद्ध धर्म को हानि भी दी गई, यानी उसको नष्ट करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका। ब्राह्मणवादी परंपराओं को आगे बढ़ाता गया। हाँ, ये शुंग वंश के शासनकाल में हुआ। जी, वही बनते जी कह रहे थे कि भाई एक जो चतुर राजा है वो पहले अपनी प्रजा का भी ख्याल रखता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर ही तो राज करना है उनको। लेकिन दूसरी बात है कि कनिष्क के समय दौरान बुद्ध गया ਅਤੇ महाबोधि विहार की संभाल ਅਤੇ विकास ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ महत्वपूर्ण तब्दीलियां आईयां? कौन सी चेंजेस आई उसके? चेंजेस तो कनिष्क के समय भी काफ़ी चेंजेस आई। कनिष्क का जो समय था वो इतिहास के पन्नों को अगर हम देखते, हिस्ट्री के कुछ किताबों को अगर हम अच्छी तरह सर्च करते, तो कनिष्क का समय वो 2nd सेंचुरी में आता है जी। और 2nd सेंचुरी में कनिष्क का जब समय आता है तो कनिष्क ये भी सम्राट अशोक की तरह बौद्ध धर्म का काफ़ी अच्छा अनुयायी था जी, बौद्ध धर्म का पालन करने वाला था, और उसकी भूमिका बौद्ध धर्म के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। उसके शासनकाल में बौद्ध गया को विशेष रूप से यानी पुनर्निर्माण किया गया। अब शुंग ने तो नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कनिष्क ने उसको पुनर्निर्माण करने की काफ़ी कोशिश की और उनके बौद्ध स्थलों को सुरक्षित रखने की कोशिश भी की। साथ ही साथ इस तरह से प्रयास किया कि उसको जिस तरह से सम्राट अशोक के समय वो था उसी तरह का उसको रूप देने की कोशिश करे। कनिष्क ने केवल बुद्ध गया को धार्मिक स्थल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको एक महत्वपूर्ण ज्ञान का केंद्र भी बनाया, जिस तरह से अशोक सम्राट ने किया था। और उसके महत्व को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि कनिष्क, जिस तरह से हम जानते हैं कि बौद्ध संप्रदाय में 2 यान है, हीनयान और महायान, तो कनिष्क ये जो था ये थोड़ा सा महायान की ओर बढ़ गया जी। और उसने महायान को बढ़ाने के लिए महायानी भिक्षुओं को बुद्ध गया की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने बुद्ध के धम्म को महायान से जोड़ दिया और उनकी शिक्षा को, क्योंकि महायानी लोग ज़्यादातर वो बुद्ध के स्थल को इसलिए स्वीकार करते हैं, बुद्ध गया को इसलिए ज़्यादा वो पसंद करते कि भगवान बुद्ध ने वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की जी। और इसलिए कनिष्क के समय महायान को भी बढ़ावा मिला जी। थेरावाद के साथ साथ महायान को भी कनिष्क के समय बड़ा बढ़ावा मिला और इसके परंपरा को उसने जीवित रखने की कोशिश की और इसे एक पवित्र स्थल के रूप में उस समय कनिष्क के समय यानी 2nd सेंचुरी में स्थापित किया गया। कि कनिष्क के राज दौरान बुद्ध गया का महत्व केवल बुद्ध धर्म तक ही सीमित सी ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ महत्ता है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस बढ़ी या किस तरह हुई है? कनिष्क का जो शासन काल था ये बुद्ध गया के लिए
महत्वपूर्ण था, स्पेशली बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को काफ़ी बड़ा किया जी। और इस तरह से बड़ा किया कि उस समय यानी कनिष्क के समय ही यानी बौद्ध धर्म को चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में पहुंचाया गया। जी। आज हम देखते हैं, जैसे चीन में हम देखते हैं, तिब्बत में देखते हैं, या फिर मध्य एशिया की बातचीत करें तो श्रीलंका है, थाईलैंड है, बर्मा है, लाओस है, इन जगह बड़े पैमाने पे अगर आज बुद्ध धर्म देखते हैं तो वो सेकंड सेंचुरी में जो कनिष्क का समय था उस समय इसको बड़े पैमाने में यानी अंतर्राष्ट्रीय उसको दर्जा दिया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के साथ साथ इसको अंतर्राष्ट्रीय स्थल भी बनाया गया। जी। सिर्फ दर्जा ही नहीं मिला, उसको स्थल भी बनाया ताकि लोग वहां पे आए। और इसी कारण बड़े पैमाने में कनिष्क के समय बाहर के जो अनुयायी थे, जो भगवान बुद्ध के धम्मों को जानते थे, अपनाते थे, उसका आचरण करते थे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय अनुयायी, बौद्ध अनुयायी बनकर बुद्ध गया में आते थे। तो इसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कनिष्क के समय में जाता है। जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, गुप्त सम्राट समुंदर गुप्त कुमार गुप्त ने बुੱਧ गया ਅਤੇ ਮਹਾਬੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ योगदान पाया? मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग इस बारे में जानते होंगे कि गुप्त काल के बारे में सभी को जानकारी है, मगर गुप्त काल जो है ये गुप्त काल के दो राजा हुए हैं और एक था समुद्रगुप्त और उसी के वंश का दूसरा था कुमारगुप्त। जी। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि हम काफ़ी दिनों से अगर बुद्ध धर्म का अध्ययन करें तो कनिष्क की तो बात कभी कभी होती है, शुंग की भी बातचीत होती है, मगर गुप्त सम्राट की बात बहुत कम होती है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो कुमारगुप्त था और इन दोनों ने ही फिर से बुद्ध विहार यानी बुद्ध गया के बुद्ध के स्थान को इन्होंने भी उसी तरह से काम किया, उनको यानी पुनर्जीवित करने का वगैरह 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 काम किया और काफी बड़ी मजबूती दी और इसको सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से बनाया गया कि ये बौद्धों की सांस्कृतिक धरोहर है। यानी सांस्कृतिक धरोहर का अगर हम समझे कि बुद्ध गया में लोग आते हैं, भिक्षु बनते हैं, उनके संस्कारों को अपनाते हैं, तो ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने फैलाने का काम किया और बड़े पैमाने पे किया और इसलिए इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि ये समुद्रगुप्त कौन थे और कुमारगुप्त कौन थे। मगर आज आपने जो सब्जेक्ट रखा कि बुद्ध गया के इतिहास और उसके कुछ अनसुनी बातें जो कभी लोगों तक नहीं पहुंची, इसके लिए मैं ये बातचीत कर रहा हूँ कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ये गुप्त शासन काल के दो ऐसे शासक हुए, उन्होंने भी बुद्ध गया या भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए काफ़ी अपना बड़े पैमाने पे अपना योगदान दिया। जी, बाकी सही बात है बंते जी। हमने जो आज आप हमें पता चल रहा है, जो आप हमें हिस्ट्री बता रहे हैं, हमने तो कभी सुनी तक नहीं थी, लेकिन सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा अगला सवाल है, गुप्त काल के जो आर्किटेक्चर थे उन्हें महाबोधि विहार ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ अमीर बनाया, उन्हें कितना आर्ट वर्क किया, कितना कैसे काम किया उसके ऊपर? ये गुप्त काल ही था जिसे कभी स्वर्ण युग कहा जाता था। अच्छा, है ना। तो आज हमें काफ़ी किताबों में पढ़ने को मिलता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। जी। तो भारत सोने की चिड़िया ये कब थी? जब भारत बौद्धमय था। अच्छा, जब भारत बौद्धमय था तब इसको ये स्वर्ण युग, ये बुद्धिस्ट साहित्य में आपको ये शब्द मिलेगा स्वर्ण युग। बाद में और बात है कि उसको किसी ने हाईजैक कर ले या कि अलग बात है, लेकिन ये उसे उस समय स्वर्ण युग कहा जाता था। और वो स्वर्ण युग में
स्वर्ण युग की स्थापना ये गुप्त काल में हुई थी। जी और ये गुप्त काल में स्वर्ण युग की स्थापना हुई थी। इसके विशेषता यानी इसकी विशेषता हम ये कहेंगे कि उस समय आज हम देखते कि शिल्पकला, जी जिसे हम कहेंगे कि क्ले वर्क आर्टिस्ट, जी। जो स्टैचू बनाता है, जो मूर्तियां बनाता है, जी इसको काफी बड़े पैमाने पे हम्म, फैलाया गया। जी आज अगर आप बुद्ध गया जाते हो और जो भी लोग भारत के बाहर से बुद्ध गया जाते हैं और वो जो बुद्ध गया के टेम्पल को देखते हैं, आपके स्क्रीन में बुद्ध गया टेम्पल आपको बार बार दिखाया गया है। जब आप बुद्ध गया टेम्पल, वहां पे आपको काफी नक्शीदार काम देखने को मिलता है, जिसे हम क्राइविंग वर्क भी कहते हैं ना। तो वो जो है वो उस समय जी हुआ है, गुप्त काल में। गुप्त काल में। और इस तरह से उसको, तो वो सिर्फ टेम्पल तक सीमित नहीं रहा। अगर आज हम बुद्ध गया जाते तो बुद्ध की सारी कहानी इसी शिल्प कला के माध्यम से वहां पे रेखांकित की गई है पूरी तरह। जी चाहे आप किसी भी साइड में जाए, बोधि ट्री की तरफ जाए या फिर फ्रंट गेट के तरफ से जाए या फिर जहाँ पे बुद्धा के पद चिन्ह है उस तरफ जाए, तो उसकी सारा चित्रण आपको देखने को मिलता है। तो ये उसी समय किया गया। तो गुप्त काल में बुद्ध की शिष्याओं के साथ साथ शिल्प कला को भी बहुत बड़ा प्राधान्य दिया गया। और ये शिल्प कला सीखने के लिए भी लोग बाहर से आते थे। जी आज और बात है कि हम ही बुद्धा स्टैचू बनाने के लिए या फिर बुद्धा स्टैचू अगर हमको चाहिए तो हम श्रीलंका या थाईलैंड की बात करते, लेकिन एक समय ऐसी था कि जो शिल्प कला थी वो भारत की सबसे प्रसिद्ध कला थी और काफ़ी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कला थी कि लोग उसको पढ़ने के लिए भारत में आते थे। तो ये गुप्त काल ही था और उस समय ये सारा किया गया। तो उसने उसी जगह नहीं, तो उस समय जितने भी बुद्ध विहार थे उन विहारों की भी उसी तरह से कलाकृति गुप्त काल में की गई। जी तो इसलिए गुप्त काल इसके शिल्प काल का भी एक नाम है, स्वर्ण काल का भी एक नाम है और सांस्कृतिक धरोहर का भी गुप्त काल ये बहुत बड़ा तब तो ये रखता है। ਬੰਦੇ ਜੀ ਪਾਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਪਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਔਰ ਮਹਾਬੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? पाला वंश यानी वैसे तो गुप्त काल के बाद में पाला वंश स्टार्ट होता है। पाला वंश के भी दो अच्छे जिसे हम कह सकते कि शासक कह सकते पाला वंश के भी। जी उन दोनों शासकों का नाम है धर्मपाल जी और एक का नाम है देवपाल। जी धर्मपाल और देवपाल इन्होंने महाबोधि विहार की विकास में काफी अपना योगदान दिया। जी पाला वंश के शासक के समय प्रमुख ने जिसे कह सकते कि पाला वंश के समय धर्मपाल और देवपाल ये दोनों उसी तरह की भूमिका निभाते थे जिस तरह से सम्राट अशोक के समय सम्राट अशोक ने यानी भगवान बुद्ध के धम्म को संरक्षित करने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। जी उसी तरह से पाला वंश में किया गया, यानी धर्मपाल के माध्यम से और देवपाल के माध्यम से। इन्होंने कई और विहारों का भी निर्माण किया, यानी ऐसी नहीं कि उन्होंने सिर्फ बुद्ध गया के यानी बुद्ध के ज्ञान के स्थान को ही संरक्षित किया, उन्होंने और भी कई विहारों का निर्माण किया। जी अगर हम देखें आज भारत के किसी भी अगर हम क्षेत्र में जाते हैं तो आज भी आपको उस समय के उन काल का आपको आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो समय वो मिलता है। लेकिन इसमें एक थोड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि इन सारे वंशों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण काम किया गया। वो काम आज पूरे भारत के हो या भारत के बाहर के हो, जितने भी बौद्ध अनुयायी है वो अपने दावे के साथ में कहते कि ये बुद्ध का स्थान है, यहाँ पे बुद्ध के अवशेष है, यहाँ पे बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए।
तो उस समय एक काम होता था जिसे कहते थे कि ताम्र गब्ब संस्कार। जी अभी ये वर्ड पाली है, ताम्र गब्ब संस्कार, यानी कोई जिसे पित्तल कह सकते या तांबा कह सकते हैं, तो उस समय तांबा या पित्तल की ज्यादा सिक्के चलते थे, जी जी सोने के सिक्के भी चलते थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन ताम्र गब्ब संस्कार, वो ये वर्ड इसलिए पाली भाषा में आता है कि ये ताम्र गब्ब संस्कार, फॉर एग्जाम्पल इस दिन, इस शासन काल में, इस राजा के माध्यम से, इस शासक वंश के माध्यम से इसका निर्माण किया गया, उसकी सदी, उसका सारा लिखा जोखा उस पे होता था। और वो किसी भी चीज को निर्माण करने से पहले उसके भूमि के अंदर में जी उसे डाला जाता था, और डालने के बाद में फिर उसके ऊपर में निर्माण कार्य होता था। और जब ये निर्माण कार्य होता था, आज हम खुदाई करते हैं, हमको जहां भी मिलता तो हमें इस तरह के अवशेष प्राप्त होते हैं, जी और ये होना जरूरी है। और इस तरह से देवपाल और धर्मपाल ने भी जिस तरह से मूर्ति कला का सबसे ज्यादा जी इन्होंने प्रसार और प्रचार किया, जी और मूर्ति कला के शिक्षा को, ज्ञान को आगे बढ़ाने की काफी कोशिश की, जिसके वजह से आज हम इन सारी मूर्ति कला को देखते हैं। जितने भी आर्टिस्ट है, हम्म, जितने यानी क्ले आर्टिस्ट वर्क कहे या फिर जिसे कल्चर कहे, है ना, तो ये जो एजुकेशन है, ये बुद्ध के समय विकसित हुआ एजुकेशन है। जी और उस समय के उन वंशों ने, जिसको लगा कि इस शिक्षा के माध्यम से मैं बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता हूं, उसने उस शिक्षा के माध्यम से प्रचार करने की कोशिश की और बौद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश की। और इसीलिए पाल वंश के देवपाल और धर्मपाल, ये दो शासक मुख्य रूप से इतिहास के पन्नों में इनका योगदान दर्ज है और जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच मंथी जी। और बड़ी डूंगे विचार है, बड़ा बहुत हमने तो कभी सुना नहीं ऐसे। और दूसरा उसके बाद है पाला रंजब राजवंश दे राज दौरान, पाला राजवंश ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ बुद्ध धर्म किस हद तक फैलिया सी? जैसे कि हमने बात की कि पाला वंश के समय शिल्प कला या शिल्प कला तो कनिष्क के समय बड़ी पैमाने में प्रचलित हुई थी, लेकिन पाला वंश के समय मूर्ति कला बड़े पैमाने में फैलने लगी। और साथ ही साथ ये मूर्ति कला फैलते फैलते ये उस समय चीन, तिब्बत और मध्य एशिया, जिसे फिर से हम जो भारत के अगल बगल जितने भी हैं उनमें बड़े पैमाने में उन्होंने पहुंचाने का काम किया जी, और उनको जोड़ने का भी काम किया जी। और जोड़ने के साथ साथ उन्होंने इस प्रकार से काम किया कि उन्हें यहाँ पे अध्ययन के लिए भारत में निमंत्रण देने का भी प्रयास किया। जो लोग बाहर से आते थे, भारत में अध्ययन करते थे और अध्ययन करके फिर से अपने देश में जाकर भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करते थे। ये समय पाला वंश के समय का था जी। और इसके लिए पाला वंश को भी काफी बड़े पैमाने में ये क्रेडिट जाता है कि उनके माध्यम से इसका परंपरा, यानी इसकी परंपरा को जीवित रखना इस तरह से हुई कि आगे बढ़ते हुए इस पाला वंश ने बौद्ध धर्मों को संरक्षित करते हुए इसका व्यापक रूप भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी इसका व्यापक रूप बड़े पैमाने में फैलाया। और इस तरह से फैलाया कि आज चाहे तिब्बत में पहुंचा या चाइना पहुंचा, थाईलैंड पहुंचा, इस सब्जेक्ट में मैं फिर आपसे कभी बातचीत करूंगा। अगर आप एग्री हो तो चाइना में कब किस समय भगवान बुद्ध का धम्म पहुंचा, थाईलैंड में किस समय भगवान बुद्ध का धम्म पहुंचा, श्रीलंका में किस समय भगवान बुद्ध का धम्म पहुंचा। और जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि संघमित्रा और महिंद्रा के माध्यम से श्रीलंका पहुंचा, मगर थाईलैंड कैसी पहुंचा, कंबोडिया कैसी पहुंचा, लाओस कैसी पहुंचा और वहाँ के राजनीतिक हालत कैसी थी, किस तरह से थे, ये बड़ा और एक काफ़ी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है। तो ये ऐतिहासिक सब्जेक्ट के ऊपर में मैं
बाद में बातचीत करूँगा, लेकिन आज इतना ही कहूँगा कि पाला वंश भी एक बौद्ध धर्म का काफ़ी अच्छा संरक्षण करने वाला वंश था और उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को संरक्षित रखा। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच बनते जी। हमारे पास और भी अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले ऐसा करते हैं कि जिनके लोगों ने फ़ोन किया है उसको भी अप्रिशिएट कर लेते हैं। बख्शो सुमन दे परिवार प्रोग्राम देख रहा है, देव सुमन दे वालों श्रद्धांजलियाँ। अमिताभ कौलतर दर्शक कौलतर वालों बहुत बहुत बधाइयाँ। तो शादी सलन सत्या सलन बहुत हम बारे अच्छी जानकारी दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। देश दादरा ਸਮਿੱਤਰੀ दादरा प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। फकीर चंद चौहान प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। बुद्ध गया आज़ाद करो का नारा लाओ, बुद्ध गया आज़ाद करो का नारा लाओ। चौहान साहब असी जो ये प्रोग्राम नूं आ एक छोटी एक कड़ी आ, इस तो बाद भी फिर चलते रहांगे। जो अपने 17 सितंबर दे विच प्रोग्राम होया सीगा पटना दे विच, उत्थे तक असी जावांगे। अगे वास्ते भी कोई प्रोग्राम असी स्पॉन्सर करदे करोगे तो फिर असी जरूर कैरी ऑन रखांगे। प्रकाश मम्मन स्वर्ण कौर जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो, प्रणाम बनते जी। तरसेम कौर गुरदेव कौर बीबी जी का बहुत बहुत अफसोस है, उन्होंने श्रद्धांजलियाँ देंदे हाँ। सोढी जसल कमलेश जसल प्रोग्राम अच्छा है तो बीबी जी उन्होंने श्रद्धांजलियाँ देंदे हैं। तो मिंदो रत्तू इस वेरी गुड प्रोग्राम। केल चांद बेडफोर्ड तो प्रोग्राम पसंद करते हैं तो बीबी जी नूं श्रद्धांजलियाँ देंदे हैं। श्याम लाल कैंथ प्रेम चमकीला नरेंद्र कौर प्रोग्राम बहुत वधिया है तो बीबी जी नूं शरधा दे फुल पेंट करते हैं। राम प्रकाश झल्ली मिंदो झल्ली डालिस्टन तो प्रोग्राम चंगा लगता है तो बीबी जी नूं शरधा दे फुल पेंट करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया दामवान महिंद्रा जी प्रोग्राम की शलाघा करते हैं, थैंक यू महिंद्रा साहब। उर्मिला कौल प्रोग्राम बहुत अच्छा है तो बीबी जी नूं शरधा दे फुल पेंट करते हैं। निर्मला भाटिया प्रोग्राम की शलाघा करते हैं तो बीबी जी नूं शरधा दे फुल पेंट करते हैं। मिंदो रत्तू अनीश रत्तू तो प्रिया रत्तू इस एक्सीलेंट प्रोग्राम एंड वी बीबी जी नूं शरधा दे फुल पेंट करते हैं। आप सब फोन करन दा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैनूं पता लगा कि तुहाडा प्रोग्राम किदां दा इस तरह इस तरह पता लगता कि असीं कितना चंगा कितना माड़ा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच तुहाडा फोन करने का। बंदे जी फिर एक बार आपसे चलते हैं। मंगलो सेना राजवंश दे राज दौरान बोध गया दी धार्मिक ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ महत्ता की सी, कि उसने बुद्ध धर्म का समर्थन किया? अगर हम इस जितनी जानकारी आज मैंने आपको दी कि सम्राट अशोक से लेके सिंह वंश, कनिष्क, पाला वंश, गुप्त वंश, अब ये बात आ रही है आपकी कि सेना वंश, तो सेना वंश ये इसके बाद में किसी भी वंश ने बाद में काम नहीं किया, ये आखिरी वंश है। ये काफी महत्वपूर्ण है। सेना वंश का शासनकाल जो धार्मिक संस्कृति को क्या महत्व दिया या उन्होंने बुद्ध का समर्थन किया कि नहीं किया। सेना वंश का जो शासनकाल चालू होता है वो 12th सेंचुरी में चालू होता है जी, और ये भी सेना वंश मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी था जी। उसने बौद्ध धर्म को बढ़ाने का कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, यानी कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं निभाया उसने, और बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित न करते हुए बौद्ध धर्म को कमजोर करने की पूरी कोशिश की सेना वंश ने। इसके पवित्र स्थलों को सुरक्षित रखा लेकिन प्रभाव कम कर दिया जी। बौद्ध धर्म को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। संभवतः इसके पीछे संभवतः अगर हम इसके ऐतिहासिक एविडेंस की ओर आगे बढ़े, हिस्टोरिकल बात करें, या फिर अगर हम ये करें कि उसके जो हमारे पास में एविडेंस है
जी। उसकी अगर हम बात करें तो इसको सेना वंश पूरी तरह तबाह इसलिए नहीं कर सका कि इन सारे वंशों ने भगवान बुद्ध के ज्ञान के स्थान को आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, यानी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध के 300 वर्ष के बाद में सम्राट अशोक ने फिर भगवान बुद्ध के धम्मों को बढ़ाने का काम किया, और फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये सारा आके रुकता है 12th सेंचुरी। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखना। अब ये 12th सेंचुरी में आके रुकता है, और इसके बाद में कोई भी वंश भगवान बुद्ध के धम्मों को बचाने के लिए आगे नहीं आया। अब उसका कारण अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भी भगवान बुद्ध के धम्मों को बचाने के लिए कोई भी वंश आगे क्यों नहीं आया, इसीलिए उसके काफी रीजंस है। और इस समय जो सेना वंश था, ये सेना वंश आखिरी वंश था जी, जिसने थोड़ी बहुत भगवान बुद्ध की धम्म के ज्ञान स्थल की सुरक्षा की। उसके पीछे जो इन लोगों ने काम किया वो काम था कि भगवान बुद्ध का धम्म आज सारे विश्व में फैल चुका था उस समय जी, और इसके इंटरनेशनल जो रिलेशन है काफी मजबूत हो चुके थे, और सेना वंश इनके अंतरराष्ट्रीय जो संबंध थे उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता था, जी, क्योंकि हर एक देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहता है। जब एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ में किसी भी कारण कोई समझौता करते हैं, कोई आर्थिक समझौता हो, कोई सामाजिक समझौता हो, है ना, कोई एजुकेशन हो, तो वो उसके वजह से तब तक भगवान बुद्ध के धम्म के लिए सारे विश्व में इनका जो कनेक्शन था, शासन जो किया, उनका कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। और इस कारण सेना वंश ने भगवान बुद्ध के धम्म को और उनके विहारों को, उनके स्थानों को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाई, मगर उसके समय प्रचार की जो कमी थी वो पूरी पूरी कम हो गई। उसके पीछे का रीजन ये था, और ये आखिरी वंश था। अच्छा बंदे जी, छोटी सी और ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਗੜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੰਗੜ ਬਹੁਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਸਾਂਗਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਤੇ प्रोग्राम पसंद करते हैं। बंते जी, अब भी हमारे पास वक्त जो है बहुत तेज़ी के साथ जा रहा, जी, तो फिर भी हमें ये एक सवाल है वो आपसे जरूर करेंगे। तुर्की के हमले दौरान महाबोधि बिहार ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, इस तो बाद बौद्ध गया का महत्व किमें घटिया, क्या कारण था इसका? अब वही बात आई जो मैंने कहा कि ये जो सेना वंश था ये आखिरी वंश था जी। इसके बाद में भारत का कोई भी वंश भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचार करने हेतु या उन धार्मिक स्थलों को बचाने हेतु आगे नहीं आया। अब तुर्की शासकों ने जो भारत के ऊपर में आक्रमण किया जी, ये 13th सेंचुरी की बात है। अभी 12th सेंचुरी तो सारे वर्ष फिनिश हो गए जी। अब हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अब 13th सेंचुरी में तुर्क ने भारत के ऊपर में आक्रमण किया, तो भारत के ऊपर में तुर्क का आक्रमण करने की वजह क्या थी जी? अगर हम उस वजह को जाने जी तो हमें पता चलेगा। तो भारत में आक्रमण करने की वजह यह थी कि भारत उस समय जी पूरी तरह से जी संपन्न था। भी आपके पंजाबी में संपन्न को क्या कहते हैं शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भारत कंप्लीटली यानी वेल 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 यानी सेटल था, ऐसे हम कहा जाए। तो वहां पे एजुकेशन भी होता था, लोग अच्छे अपने काम धंधे करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, और काफी लोगों ने धन भी संग्रहित कर लिया था। और तुर्क का आक्रमण भारत के ऊपर में, इतिहास ये कहता है कि तुर्क ने जो आक्रमण किया भारत के ऊपर में, उसकी जो मंशा थी वो ये थी कि भारत के अंदर का धन लूटा जाए जी। और भारत के अंदर का धन लूटने के कारण, यानी इस मंशा के कारण तुर्क ने भारत के ऊपर में आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तब उसने न जाने भारत के तमाम जो धार्मिक स्थल थे,
उनको तबाह करने की कोशिश की। जी और उस तबाही में बुद्ध गया का बुद्ध विहार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, पूरी तरह नष्ट हुआ। जी उसने स्पेशल भारत के बुद्ध गया के ऊपर आक्रमण नहीं किया। जी। वो भारत में आक्रमण करता है धन लूटने के लिए, जी। मगर जब आक्रमण करता है तो हर एक धार्मिक स्थलों के ऊपर में भी अटैक करता है। तो उससे बुद्ध गया का टेम्पल या बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार भी बचा नहीं, वो भी पूरी तरह क्षति हुआ। और जब ये खत्म हुआ तो अगर हम देखते हैं तो फिर उसके बाद में तो इसके भी काफी शासक वर्ग है। इसके ऊपर में काफी गहराई से बातचीत करेंगे कि महमूद गजनी था, कुतुबुद्दीन था, तमिश था, बाबर था, ये सारे तुर्क वंश है। जी। तो इसका अपना अपना शासन काल है और इन्होंने अपने अपने शासन काल में भारत को किस स्थिति में डाला। अब ये 13th सेंचुरी है और इसी 13th सेंचुरी की रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। वेरी रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है और यहां से ही ब्राह्मणवादी संप्रदाय अपनी जड़ें मजबूत करता है और भगवान बुद्ध के धम्म का पतन पूरे भारत में यही से शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम अगली बार बात करेंगे। बंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं जो रैपिंग अप कर लूँ, तुर्कियां दे हमले तो बाद भारत ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ, ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਭ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਖਰਾਜ ਬੱਦਨ ਪੈਨੇਵਲ ਪੰਤੇ ਜੀ, ਅਵਰ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੰਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ भारत। बट इसी जाने तो पहला मैं रिस्पेक्ट यू पंते जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए चैंटिंग के लिए। अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, प्लीज़ बिफोर वी गो। ओके, कोई बात नहीं। आज का जो लोटस टीवी का जो प्रोग्राम था, इशू या फिर सब्जेक्ट है कि वो ख़ास तौर पे बुद्ध गया के इतिहास के बारे में था। मुझे कहा गया था कि बुद्ध गया के आज के बर्निंग इशू पे बातचीत करने के लिए, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक हम इसके पूरे इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम बर्निंग इशू पे बातचीत नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कोई हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, सबसे पहले आपको ये कहूँ। हाँ, लेकिन रुचि रखता हूँ जानने की, और वो रुचि के माध्यम से जानकारी कलेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। और जितनी डीप जानकारी मुझे मिलती है उतना मैं उसका एक सारांश बना के आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ या फिर बताने की कोशिश करता हूँ। और मुझे आशा है कि आज के इस विषय के ऊपर में आपने उससे गौर से सुना ही होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे विचारों के साथ में सहमत होंगे, या फिर हो सकता है आप इससे भी ज़्यादा आपके पास में इतिहास की कुछ बातें हो। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि सबसे पहले बुद्ध गया के बारे में आपको जानकारी दी जाए कि इसकी स्टार्टअप कहाँ से हुआ, इसका मध्यकालीन अंत कैसी हुआ, और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और वर्तमान स्थिति में आज भारत के बौद्धों की समस्या क्या है। क्योंकि 12th सेंचुरी तक तो हमें उतनी कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई, क्योंकि उस समय हमें राजाओं का सपोर्ट मिला, वंशों का सपोर्ट मिला। मगर क्या आज भारत के बौद्धों को किस राजा का सपोर्ट भारत में मिल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। इस विचार के साथ में आपको फिर एक बार मिलूंगा कि वो क्वेश्चंस क्या है, वो कौन सा राजा है, या फिर आज के राजा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से जो उनकी सोच के हिसाब से कहते हैं
कि कभी राजा माँ के कोख से जन्मते थे, आज राजा ये ओट के माध्यम से, पेटियों से आता है। तो आज क्या हमारे पूरे भारत में उस तरह के राजा पेटियों से आ रहे हैं जो भगवान बुद्ध के धम्मों को फिर से उसी तरह से प्रचार और प्रसार करे या फिर उसको संरक्षित रखने की कोशिश करे। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बातचीत करूंगा। इसके लिए आप सबको नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, यूके तथा यूरोप के सभी लोटस टीवी के दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो और आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य ये सारी चीजें बनी रहे। साधु साधु साधु। ठीक है।